दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने 2 टेस्ट कर लिए थे। दृष्टि यूपीपीसीएस प्री जो 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और तीसरे वीडियो का भी 30 क्वेश्चन, मतलब टेस्ट नंबर 3 के भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, 1 से 30। आज हम लोग 31 से 60 करेंगे टेस्ट नंबर 3 के, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं PDF पे और शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। 31वां क्वेश्चन जो है, 31वां क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। इसको थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन पे कर ले रहा हूँ। अब ठीक है ना। अब देखिए, देखो 30 तक तो हम लोग कर चुके थे, अब 31 से करना है। ITTF यानी महिला विश्व कप टेबल टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता है। ये ITTF, ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है वो संस्था कराती है इसको। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है 2020 का महिला वाला, इसमें विजेता कौन रहा है, तो ये चीन की हैं, चेन मैंग। इन्होंने इस बार की ये विनर हैं, ठीक है, चेन मैंग। इम्पोर्टेंट शायद इसलिए क्योंकि इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने चौका मार दिया, तो हो सकता है इस वजह से पूछ लिया जाए। तो याद रखना चेन मैंग, ठीक। इनका एक पिक्चर पड़ा है, वो चाहें तो देख लें। ये पिक्चर देखिए, चेन मैंग कहाँ है। शायद पिक्चर डालना मैं भूल गया। हाँ हाँ, पढ़िए, देखिए ये है चेन मैंग साहब। ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो ये वुमेन वर्ल्ड कप टेबल टेनिस वाला जीत गई हैं, ठीक है। चलिए वापस PDF पे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा चेन मैंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए। निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, आपको बताना है 2020 का किसे मिला। देखिए, ये क्वेश्चन पहली बात तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि इनको जो मिला है, जिनको ये प्राइज़ मिला है, वो सिर्फ 18 साल के एक युवा हैं और ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है, बांग्लादेश के हैं। उनका नाम है सादात रहमान जी को, इनको मिला है ये प्राइज़, ठीक है। इन्होंने साइबर बुलिंग पे काम किया है। साइबर बुलिंग आप लोग समझते होंगे। साइबर बुलिंग, मैं इसको इस शब्द को लिख दे रहा हूँ क्योंकि पूछ भी सकता है। साइबर बुलिंग, इसका मतलब होता है कि मतलब इंटरनेट के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को हैरास करना, किसी को परेशान करना, किसी को मतलब र्यूमर्स फैलाना या फिर धमकाना, सेक्सुअल रिमार्क करना, ये सब चीज़ें होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना है, मतलब इन सब के माध्यम से किसी को परेशान करना। और इन सब के झांसे में जो आते हैं ना, वो जानते हैं आप, टीन्स लोग आते हैं। टीन्स मतलब जो नई उम्र के लड़के हैं, 13 साल से 19 साल के बीच के जो लड़के, उनको टीन्स बोलते हैं ना। 13, 14, 15, 16 ये जो टीन्स होते हैं। तो इनके लिए इस हैरासमेंट के लिए इन्होंने काम किया। हैरासमेंट को से बाहर निकलने के लिए टीन्स को इन्होंने, सादत रहमान साहब ने काम किया है, तो उनको ही प्राइज़ मिला, ठीक है। तो ये साइबर बुलिंग याद रखना, इनसे निपटने के लिए, मतलब टॉपिक ही पूछ लिया कि साइबर बुलिंग है क्या, तो पता चल जाए क्योंकि न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है PCS। 25 नवंबर याद रखिए, ठीक है। UN असेंबली, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग जानते हैं। उनका एक मेन जो ऑर्गन है जिसे बोलते हैं UN असेंबली, जनरल असेंबली, ठीक है। UNGA बोलते हैं उसे, UNGA जनरल असेंबली, मतलब महासभा। मतलब इन्होंने लॉन्च की थी, मतलब इस संस्था ने लॉन्च की थी, इस महासभा ने लॉन्च किया था, ठीक है। 2000 की बात है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास, इनका दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस पूछता है। 34 देखिए। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, मतलब आपका सबसे अच्छा दिन आज का ही है, ये मान के चलना। जैसे जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि कल किसने देखा, मतलब जो करना है आज ही कर लो, उस तरह का है। और अनुपम खेर साहब ने ये लिखी है किताब, तो अनुपम खेर साहब को आप यहाँ पे सही मार्क कर लीजिए। और इन्होंने इस पर कोरोना के चलते जो किसी भी व्यक्ति ने जो झेला है, जो समस्याओं को फेस किया है, मतलब उसका एक्सपीरियंस दिखाया है इस किताब में, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं इसका पिक्चर डाला हूँ। ये खेर साहब हैं, खेर साहब की ये जो बुक है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है, तो याद रखना। और इसमें दिखाया गया है जो कोरोना काल से जो एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं व्यक्तियों ने, ठीक है, वो इसमें दिखाया गया है।
इनकी 2-3 किताबें और थी, ये भी पता पीसीएस पूछ चुका है, तो इनको भी याद रखना। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनको भी याद रखना। ये खेर साहब की किताब है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक, एक किताब और आप जाना इनकी, ये भी पूछता है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। देखो ये शब्द जो लिखे हैं सब मोटिवेशनल टाइप से ये फ्रेजेस लिखी हैं, तो ये भी खेर साहब की है, इनको भी याद रखना। चलिए क्वेश्चन वापस चलते हैं, 35वां क्वेश्चन करना ना, तो इसके हो गए अनुपम खेर साहब। ये भी शिव खड़ा साहब के बारे में तो आप जानते होंगे, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। विश्व में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा कहाँ के थे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है बहरीन के बारे में। यहाँ पे जो राजा रहे हैं पिछले 17 साल से रह रहे हैं, पिछले 17 साल से यही राजा हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये बहरीन के राजा थे, उनका नाम एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका फेस देख लीजिए। ये साहब हैं खलीफा साहब, ये बहरीन के पीएम रहे हैं पिछले 17 सालों से, अभी हाल ही में निधन हो गया। बहरीन, ठीक याद रखना बहरीन। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 है, गिरिव्रज प्राचीन नाम था, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसको एमसीक्यू में। ये राजगृह का नाम था या राजगीर का नाम है, एक ही नाम है। ठीक, और राजगीर के बारे में एक पॉइंट है, इसका आंसर क्या है, राजगीर। राजगृह के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे बौद्ध समिति हुई थी ना, पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी, ये भी आपने पढ़ा होगा, बौद्ध काउंसिल, तो ये भी फैक्ट याद रखना। ठीक है, 37 कीजिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पौराणिक कथाओं में मनमत, यहाँ पे देख लीजिए, मनमत भी कहा गया, किसे कहा गया है। देखिए मनमत ये कामदेव साहब को बोला जाता था। ठीक, कामदेव साहब को, तो इसका आंसर क्या हो गया, मनमत का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मन को मथने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर कामदेव हो जाए। इनके तमाम नाम है, ठीक है, मतलब इनको क्या लव अफेयर्स वाला देवता बोलते थे, ये प्रेम प्रसंग वाले देवता हैं, बाकी आप लोग जानते हैं इनके बारे में। 38 देखिए, वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, ही बिल्ट अ फोर्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड गंगा रिवर, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, दूसरा सोन गंगा नदी के संगम पर किले का निर्माण कराया था, तीसरा राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। तो ये जो थे ये उदयन साहब थे। उदयन साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, उदयन साहब जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, ये हर्यंक वंश से संबंध थे, हर्यंक। ठीक, हर्यंक। और इनके पिताजी का नाम आप लोग जानते होंगे, अजातशत्रु जी, अजातशत्रु इनके पिता थे, अजातशत्रु पिता थे उदयन के, मतलब उदयन बेटा था अजातशत्रु का। ठीक, और यही बाद में इनके उत्तराधिकारी भी बने थे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसने चेहरा एवं दाग नामक अभिनव पद्धति शुरू की। अभिनव मतलब इनोवेटिव, चेहरा का मतलब है कि जो भी उनका स्टाफ रहता था, स्टाफ का पूरा डिटेल मतलब उनके पास था। एक तरह से जो आजकल नहीं होता कंप्यूटर में डेटाबेस रहता है हर एम्प्लॉय का, वैसे ही उस तरीके से समझ लीजिए। बस वो डिजिटली नहीं था, वो फिजिकली और या फिर मैनुअल स्तर पे होता था। दाग का व्यवस्था ये उनके घुड़सवारों के लिए की गई थी, ताकि उनकी भी एक आइडेंटिटी हो सके। ठीक है, क्योंकि घोड़े के प्रकार थे यहाँ पे मतलब इनकी सैन्य व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, खिलजी साहब की सैन्य व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, उसी को ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च करते रहते थे। तो चेहरा और दाग किसका था, अलाउद्दीन खिलजी साहब का। चेहरा किस लिए था, स्टाफ की आइडेंटिटी के लिए, और दाग जानवरों की आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, 40वां देखिए, सर्व यानी सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स लगाने वाला पहला सुल्तान। देखिए आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा होगा कि इन्होंने नहरों का खूब निर्माण कराया था ना। ये मतलब निर्माण कराने में ये दिल्ली सल्तनत के, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। तो भाई पानी की सुविधा अगर देंगे तो ऑब्वियसली टैक्स तो लगाएंगे सिंचाई कर। तो आप
ऐसे लिंक करना है इसको कि इन्होंने नहरों का निर्माण बहुत कराया था, इसलिए टैक्स लगाया। ठीक है, तो इनके आंसर क्या हो गए? फिरोज शाह तुगलक। तमाम तरीके के और भी टैक्स थे, जैसे कुछ टैक्सों की यदि चर्चा करें तो जैसे एक खराज टैक्स होता था। ठीक है, खम्स आपने पढ़ा होगा, फिर आपने पढ़ा होगा जजिया पढ़ा होगा। जजिया किस पे लगता था? ये आपका हिंदुओं पर धार्मिक जो कर जो होता था, रिलीजियस टैक्स जो होता था वो था जजिया। और एक जक़ात भी पढ़ा होगा। ये तमाम तरीके के दिल्ली सल्तनत के टैक्स हुआ करते थे, ख़ासतौर से इनके काल में, खराज, खम्स, जजिया, जक़ात। ठीक है, तो सर्व याद रखना, सच्चाई कर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है फिरोज शाह तुगलक साहब। तो आगे क्वेश्चन पे चलें। चलिए 47 देखिए। 47 भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड है। नारगोनो नार ना सॉरी मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ इसको, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में आसान है। नागोर्नो कराबक, ठीक है, नागोर्नो कराबक के लिए नवंबर 2020 में शांति समझौता हुआ, एक पीस एग्रीमेंट हुआ। निम्नलिखित में से कौन से देश इस विवाद में शामिल है? हम लोगों के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोगों को इसको मैप पे लोकेशन इसकी देखनी है, ये कहाँ बिलोंग करता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो वो उन्होंने कुछ पूछा ही है कि ये किस किस देश का विवाद है। तो पहले तो मैप देख लीजिए। ठीक है, ये मैप पे देख लीजिए कि ये रीजन बिलोंग कहाँ कर रहा है। ये देखिए, अजरबैजान दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है। ठीक है, अजरबैजान और ये अर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूटेड एरिया है ये नागोर्नो कराबक। ठीक है, तो आप इसका लोकेशन याद रखें। ठीक है, एक मैप और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये वाला जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अजरबैजान और अर्मेनिया। क्लियर, 47 का सी हो गया। 48 देखिए, सरहद विस्तार विकास उत्सव, हिंदी में भी यही शब्द लिखा है, सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020, जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। सरहद से आप समझते हैं, सरहद का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक, विस्तार का आप लोग समझ रहे हैं, एक्सटेंड। लेकिन ये समझिए कि ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये सरहद का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ये विकास का एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब जो बाउंड्री के अलोंग जो रीजन बिलोंग करते हैं यहाँ, मतलब सरहद के आसपास के या बॉर्डर के इंटरनेशनल बाउंड्री के आसपास के जो गांव हैं भारत के, वहाँ पे भी हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करें, ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री पे आप जानते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, लेकिन वहाँ पे गाँव भी तो रहते हैं, गाँव रहते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन गाँवों की हेल्प करें, मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुद के हॉस्पिटल रहते हैं, खुद की ये डिस्पेंसरी रहती हैं, तो दवा वगैरह तो वहाँ पे पहुँचाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, तो इसका बढ़िए ऑप्शन देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों की दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान, ये है क्या? नहीं, समाधान तो वहाँ पे जो सरहद के आसपास के गांव हैं उनमें बेसिक जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड वगैरह। तो जैसे पॉइंट नंबर सी में लिखा है, दूरस्थ यानी दूर के, सीमावर्ती जो बाउंड्री, गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क संबंधित समस्याओं का समाधान, ये करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है, सरहद विस्तार विकास उत्सव का मतलब सरहद का विस्तार नहीं करना है, विकास को विस्तार करना है। कहाँ पे? दूरस्थ सीमावर्ती गांव तक। ठीक है, इसका मेन ये में है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के परिसर में, कैंपस में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की क्या लिखा है? आदमकद यानी क्या है? लाइफ साइज स्टैच्यू प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अभी देखो, आपने पिछले साल जब ये सीए का बवाल चल रहा था, सिटीजनशिप एक्ट का बवाल चल रहा था, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? विवेकानंद साहब की मूर्ति जो है तोड़ दिया था ना, वहाँ के स्टूडेंट्स ने तोड़ दी थी और तमाम तरीके की हरकतें की थी उनके आसपास, उनके मूर्ति के आसपास, उसको बांध भी दिया था और शायद टॉयलेट भी शायद किया था, यहाँ तक भी सुनने आया था। तो वापस उसकी बहाली हो गई है, बस यही समझ लीजिए।
तो ये कहाँ पे, ये जो मूर्ति है वो JL नेहरू न्यू दिल्ली में है। ठीक, तो ये 49 हो गया। 50 कीजिए। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम, मतलब सोलर एनर्जी से टेक्सटाइल चलेगी अब, और वो भारत में किस राज्य में स्थापित की गई है और पहली है। पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सोलर एनर्जी से चल रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने का मतलब इम्पोर्टेंट से क्या मतलब है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है ना। और आजकल तो ज़माना इसी का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, ये महाराष्ट्र में इंस्टॉल की जा रही है, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में। 51 देखिए, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य समझ रहे हैं, मेगास्थनीज साहब को समझ रहे हैं। ये बेसिकली कहाँ के थे, ये यूनान के थे। यूनान मतलब ग्रीस के थे, ग्रीक से थे। और वहीं के कौन थे, अलेक्जेंडर साहब भी थे, आपने पढ़ा होगा। यूनान का जो शासक था महान, जिसे हिंदी में महान सिकंदर बोलते हैं, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोलते हैं। सिकंदर का जो सेनापति था ना, उसी का नाम था सेल्यूकस निकेटर। एक नाम है सेल्यूकस निकेटर, यहाँ पे लिख दूँ, सेल्यूकस निकेटर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं लिख रहा हूँ, निकेटर नहीं लिख रहा हूँ, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर साहब ने मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक, और किस लिए भेजा था, और इन लोगों का भेजने का पर्पज़ क्या रहता था। देखो किताबों में कुछ भी लिखा हो, आपको पता है कि ये जो सब भेजा जाता था, ये किस लिए भेजे जाते थे, डिप्लोमेसी करने के लिए, सिंपल सी बात है, डिप्लोमेसी के लिए। और यहाँ पे आके वो मौर्य साम्राज्य का पूरा वृत्तांत ही लिख डाले। ठीक है, तो वृत्तांत लिख डाले तो काफ़ी कुछ सीक्रेट चीज़ें भी तो पता चल जाती हैं, लूप होल्स पता चल जाते हैं, उन शासन के लूप होल्स पता चल जाते हैं, उस शासक के लूप होल्स पता चल जाते हैं। फिर बाहर वाले जो इन्वेडर होते हैं उनको हेल्प मिलती है, आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए, वॉर में हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। इनकी एक किताब इंडिका भी थी, मेगास्थनीज साहब की, इंडिका, याद रखना, इंडिका भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। 52 देखिए, 52 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिमूर्ति के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति। ये देखो उपनिषद से क्वेश्चन है, जस्ट फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। त्रिमूर्ति का सिद्धांत जो है वो मैत्रायणी उपनिषद में है। ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद में है। जैसे आपने मांडूक उपनिषद में पढ़ा होगा कि इसमें सत्यमेव जयते का इसमें चर्चा है, सत्यमेव जयते की चर्चा है। अथर्ववेद का आप लोग जानते हैं, सतपथ ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। सतपथ ब्राह्मण के बारे में क्या है, यहाँ पे ग्रेट फ्लड का उल्लेख हुआ है। ठीक, अथर्ववेद में गोत्र वगैरह की चर्चा की गई। तमाम मतलब हिस्ट्री है, तमाम पॉइंट्स हैं, कितना याद रखेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है बस उसी को याद रख लीजिए, हो सकता है फंस जाए तो अच्छी बात है, और ना फंसे तो कोई बात नहीं, बाकी दूसरा क्वेश्चन हम बना लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, मैत्रायणी उपनिषद। चलिए आगे करते हैं। तो हम लोगों ने 52 कर लिया, आगे करते हैं। देखिए 53 देखिए, इसमें बताना है, इसमें पॉइंट्स के क्वेश्चन है, ये बताना है कौन सही कौन गलत है। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण शकों ने किया था, पहला पॉइंट है। तो शकों ने तो नहीं किया था, उससे पहले तो यूनानी आ गए थे, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने संस्कृत में अभिलेख जारी किए थे। देखो रुद्रदामन प्रथम जो थे, आपको पता है ये शासन इन्होंने कहाँ किया, यहाँ इन्होंने शासन गुजरात में किया। और आपने एक झील पढ़ी होगी, इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था, MCQs में पढ़ते रहे होंगे आप लोग। उस झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया था या फिर से बनवाया था या उसको रिनोवेट किया था इस झील का, वो कौन थे, रुद्रदामन प्रथम थे। और उनको संस्कृत का शौक भी था, तो अभिलेख जारी किए थे उन्होंने संस्कृत भाषा में। तो ये पॉइंट सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, 54 देखिए, विजयनगर साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य, कई सालों तक, कई शताब्दियों तक, शताब्दी बिल्कुल बोल सकते हैं, 1336 से शुरू होके आपका 1672 तक ये पूरा साम्राज्य एक्टिव रहा। यानी कि लगभग हम लोग को 300 साल तो दिख ही रहे ना, 350 साल, मतलब मोटा मोटा 350 साल दिख रहा है, तो 3.5 शताब्दी तो हो ही गई हैं।
तो इसमें जो राजवंश काम किए विजयनगर साम्राज्य में, इसमें 4 राजवंश थे जिनका सीक्वेंस था। सबसे पहले संगम वंश यहाँ पे एक्टिव हुआ, ठीक है, संगम वंश। फिर सालोब वंश आ गया, सालोब वंश के बाद तुलुब आ गया, और तुलुब के बाद अरिबीडू, अरिबीडू। ये चार वंश थे जिन्होंने इस पूरे टेन्योर में काम किया। यहाँ तक थोड़ा स्ट्रांग रहा जो ये विजयनगर साम्राज्य था, या इन दोनों वंशों तक स्ट्रांग रहा। यहाँ के बाद फिर अपनी ये लूज होता गया, मतलब कमज़ोर पड़ता गया। तो इसका आंसर फिलहाल 4 है, ठीक। 55 देखिए, बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? हसन गंगू, लूसर में बहुत पढ़ते हैं हम लोग ना, हसन गंगू, ये उसी से रिलेटेड है बहमनी सल्तनत से, ठीक। बहमनी सल्तनत जो था ये 1347 में था, 1347 में। और ये विजयनगर साम्राज्य आपने 1336 से 1672 पढ़ा ना, 1672। देखिए ये तो साउथ में एक्टिव था, और यहाँ पे यदि नॉर्थ की बात करें तो इस टाइम पे कौन एक्टिव था? पूरा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, मतलब ये जो साम्राज्य चल रहा था वो दिल्ली सल्तनत प्लस मुग़ल साम्राज्य के पैरेलल चल रहा था, मुग़ल साम्राज्य के पैरेलल चल रहा था पूरा, ठीक है। 55 में ये 1347 से बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में हुई थी, हसन गंगू ने स्थापना की थी, ठीक। 56 देखिए, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इतना बार पूछा जा चुका है। तो इसके आंसर राणा कुंभा साहब हैं। राणा कुंभा साहब के बारे में आप लोग एक पॉइंट याद रखिए, इनको हिंदुओं का सुल्तान बोला जाता था, हिंदुओं का सुल्तान। और ये उपाधि जो दी थी ना, ये खुद मुस्लिम शासकों ने दी थी, ठीक। इनका जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ये इनका विजय स्तंभ है, देखा होगा तमाम, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। ये चित्तौड़ में, ये इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ है, ठीक। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर राणा कुंभा हो गए। और जो स्तंभ आपने देखा वो एक किले के अंदर ही है, चित्तौड़ किला है ना, उसके अंदर ही है। कभी मौका मिलेगा तो चला जाएगा घूमने, ठीक। चलिए राणा कुंभा इनके आंसर हो गए। 57 देखिए, कांग्रेस के हिंदू सुल्तान भी याद रखना, इनको ये किससे नवाजा गया, किसको नवाजा गया था इस पद से? राणा कुंभा को। 57 कांग्रेस में किस अधिवेशन के दौरान नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर संकल्प बनाया गया था? आपने इन्हीं के साथ जब भी ये कार्यक्रम पढ़ते होंगे, आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट की भी चर्चा हुई थी, इसमें मौलिक अधिकारों की भी बात हुई थी। और ये अधिवेशन कौन सा था? ये अधिवेशन कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। लेकिन 1931 में हुआ था तब जब फांसी लग चुकी थी अपने भगत सिंह साहब को, सुखदेव साहब को और राजगुरु साहब को, मतलब हो नहीं पाया था वो। जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो लॉर्डशिप, उनको तो लॉर्डशिप ही बोला जाएगा, लॉर्डशिप है ना वो, तो जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इस टाइम पे तो वायसरॉय हो गए थे ना, तो उनके लिए तो खैर माफ़ी नहीं दिए थे। बाकी कुछ लोग थे जिनको सज़ा थोड़ा कम हो गया था, पर इनका फांसी नहीं कम हो पाई थी, उनको फांसी हो गई थी तीनों लोगों को। अब देखो गांधी जी हिम्मत तो लगाए होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि जो कहते हैं कि गांधी जी ने बचा नहीं पाया, बचाने की कोशिश की, अब वो नहीं माने तो अब वहीं पे कुल्हाड़ी लेके थोड़ी ना चालू हो जाते हैं। खैर जो भी मसला रहा हो, उतना अभी नहीं जाना हम लोगों को, वो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या इशू रहे हैं। तो इसका आंसर कराची अधिवेशन था, जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की चर्चा हुई थी और फंडामेंटल राइट की, इसको भी याद रखना, मौलिक अधिकारों की भी चर्चा हुई थी, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931। 58 देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जल्दी से लगा दो। कैबिनेट मिशन आप लोग जानते हैं, इसी मिशन ने तो संविधान सभा की गठन की प्रपोजल दिया था ना, इसी के माध्यम से हुआ था गठन। ये 1946 में था, शिमला समझौता 1945 में था, भारत छोड़ो 1942 में था, क्रिप्स भी 1942 में था, लेकिन ये पहले था, क्रिप्स मिशन पहले था। क्रिप्स मिशन आ गया था शायद मार्च में, ये मार्च में था और ये जून में था। ये भारत छोड़ो आंदोलन है वो जुलाई में था, ठीक है। तो इसको मिला लें जल्दी, सबसे पहले क्रिप्स मिशन लगा दीजिए, तो 4 हो गया। इसके बाद फिर जुलाई वाला 42 लगा दीजिए, तो 3 हो गया, 4 3, फिर शिमला लगा दीजिए, फिर कैबिनेट लगा दिया, आंसर हो गया 1, ठीक है। और शिमला सम्मेलन के समय पे अगर पूछें कि वाइसराय कौन थे,
तो बेबिल साहब थे, ठीक है, बेबिल साहब। कैबिनेट मिशन के मेंबर भी पूछ लेता है, तो जो 3 मेंबर थे वो कौन कौन से थे। पीसीएस में आप एमसीक्यू लगाना प्रीवियस पेपर के, तो आपको क्वेश्चन भी भरा मिलेगा। तो ये इसको भी याद रखना, जो 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, जो 3 सदस्यीय मिशन था, ये 3 सदस्यीय ये जो कमीशन था, इसमें कौन कौन था। एक लॉरेंस साहब थे, लॉरेंस, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि याद रखो। क्रिप्स, याद तो होंगे कम से कम, एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि चलो रिवाइज हो गया। और एक थे अलेक्जेंडर, मैं आगे का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो याद में नहीं रहते हैं। आगे का नाम मतलब पैथिक, लॉरेंस, स्टेफर्ड, क्रिप्स, वो तो वैसे भी याद नहीं रहना है, इतना ही याद रख लें तो बहुत है। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन की 3 सदस्यीय टीम थी, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 58 हो गया, 59 देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति, जस्ट फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था, ठीक है। तो इसके सुभाष चंद्र बोस साहब हुए। हिस्ट्री देखिए, निम्नलिखित में से किस पर अलीपुर षड्यंत्र यानी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस पे मुकदमा चला गया था। ये वही केस है जिसमें हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा, कि सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा हुई थी। आपने खुदीराम बोस का नाम सुना है ना, बिल्कुल सुना होगा, खुदीराम बोस। वो इसी केस से संबंधित थे, खुदीराम बोस, क्योंकि बम यही पटक दिए थे। तो अलीपुर षड्यंत्र में हुआ क्या, आप लोगों को जैसा पता है कि इस षड्यंत्र में क्या बॉम्ब फेंकने का प्लान था। किस पे, डगलस किंग्सफोर्ड जो थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइप के थे, तो उन पे बम फोड़ने का प्लान था, लेकिन बम उन पे ना फूट के किसी और पे फूट गया था, है ना। उसमें 2 महिलाएं भी मर गई थी, मतलब वो उस गाड़ी में बैठा नहीं था, उस गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी थी, तो जो 2 महिलाएं मर गई थी उनके चलते इनको फांसी की सजा हुई थी। किन किन को, जो बम फोड़े थे उनमें से एक खुदीराम बोस थे और एक प्रफुल्ल चाकी साहब थे, प्रफुल्ल चाकी साहब। तो ये तो इन्होंने तो सुसाइड कर लिया था, अब जो भी वजह रही हो, शायद डर के मारे या फिर जो भी हो, और खुदीराम बोस ने इनको फांसी की सजा हुई थी, तो ये तो फंदे पे झूल गए थे। और इस केस से संबंधित जो थे वो अरविंदो घोष साहब थे, ठीक है, बरिंदो घोष थे, ये सब राष्ट्रवादी नेता थे उस टाइम पे। तो घोष साहब को यहाँ पे मुकदमा चला गया था, इनके ऊपर मुकदमा चला गया था, ठीक। चलिए 61, अच्छा 60 तक करने थे ना हम लोगों को, तो 31 से 60 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए। अगले वीडियो में 61 से 90 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। देखो दृष्टि यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप लोगों को पता है। इसको यदि आप एक बार लगा लिए सारे टेस्ट, तो मतलब प्री में ये मतलब एक तरह से गारंटी हो जाती है कि चलो निकल जाएगा। और गारंटी नहीं भी होगी तो एटलीस्ट हम लोगों को कॉन्फिडेंस तो रहता है कि चलो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसमें से करंट अफेयर्स भी खूब ठीक ठाक अमाउंट में हम लोगों ने लगा लिए हैं। इसी में करंट अफेयर्स भी मिलता है, और जो करंट से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी टेस्ट सीरीज वाले बनाते हैं, ये कोचिंग्स बनाती हैं, तो उनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।